हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं विच इज रिगार्डिंग फोर्स। वो ये है कि सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस को अप्लाई करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ. This is your object, right? And this object is kept on a surface. Okay, now I have to apply force on this object. What are the various possibilities in terms of direction? मैं कहाँ कहाँ पर फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ? देखिए, ऐसे तो आपके पास इनन्यूमरल पॉसिबिलिटीज हैं. आप बहुत सारे डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है. देयर आर मेनी वेज टू अप्लाई फोर्स. और हर जगह फोर्स अप्लाई करने से आपको एक अलग ही इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि इवेंचुअली फोर्स है ही क्या? इट्स अ फिजिकल कॉज दैट कैन ब्रिंग अ चेंज टू द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमने अभी तक यही समझा है कि फोर्स ये होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है. वो एग्जिस्टिंग स्टेट उसका कुछ भी हो सकता है. वो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है, वो उसका स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है, लेकिन फोर्स का काम है कि वो उसके स्टेट को चेंज कर सकता है, राइट? तो अभी उसमें कुछ भी चेंजेस लाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फोर्स आप अलग अलग डायरेक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं. आप फोर्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फोर्स ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फोर्स ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज केप्ट स्टेशनरी, विच इज केप्ट एट रेस्ट, और आप उसको इस डायरेक्शन में, इस जगह से फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट, then if this force is the minimum force needed to displace this object, तो ये हो सकता है कि ये फोर्स आपका इस रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आए, राइट? अच्छा, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सपोज टुवर्ड्स राइट एक वेलोसिटी इंपार्ट करना चाहते हैं, उसको मूवमेंट में लाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो फोर्स है वो इस साइड से अप्लाई करना पड़ेगा. द फोर्स हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, the force has to go in this direction. देखिए, आप यहां से इसको एक पुश अप्लाई कर सकते हैं. The point is कि if this has to be towards right, this has to be the direction of displacement of this object, which is originally kept in rest position. तो आपके पास फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए. जो आपको उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देना चाहते हैं, वही डायरेक्शन आपके फोर्स का होना चाहिए. अब वो फोर्स आप किसी पुश के फॉर्म में अप्लाई करें, किसी पुल के फॉर्म में अप्लाई करें, बात यह है कि फोर्स का डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपसे मूव करना चाहते हैं, राइट? तो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई, इफ यू वांट टू see the force in the form of a push, then obviously you have to apply it from this side. If you want to see this way force in the form of a pull, then also you have to apply from this side. देखिए, पुलिंग आपको इस साइड से करनी पड़ेगी, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन फिर भी यही रहेगी. यहां से आप पुल अप्लाई कर सकते हैं, आप खींच सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो भी वो इस दिशा में मूव करेगा. इस डायरेक्शन से आप उसको पुश कर सकते हैं, तो भी वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ये तो हुआ कि सपोज हमने इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो हमें कैसा फोर्स चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन क्या चाहिए, राइट? अब हम देखते हैं कि सपोज हमें उसको राइट या लेफ्ट नहीं मूव करवाना, और हमें फोर्स को सिर्फ फोर्स ऐसा चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को या सरफेस को सिर्फ प्रेस करना चाहते हैं. तो हमें ये वाले फोर्सेस चाहिए या कुछ और चाहिए? लेट्स सी. चलिए देखिए, वी हैव अ सिमिलर सिचुएशन, लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि हम अपने फोर्स से ऑब्जेक्ट को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना करें, लेकिन उसको सिर्फ प्रेस करना चाहते हैं. मे बी हम उसकी शेप को डिफॉर्म करना चाहते हैं ड्यू टू सम अदर पर्पस. वी जस्ट वांट टू प्रेस द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम लाइकली टू apply a force in this direction. We can apply a force in this direction. That is one way of applying a force. कि अगर हम इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के सरफेस पे प्रेस कर सकेंगे. और क्योंकि वो ऑलरेडी एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, इट इज ऑलरेडी लेट्स से केप्ट ऑन अ ग्राउंड, तो हमारी इस तरह से फोर्स अप्लाई करने पर अभी वो डिस्प्लेस नहीं होगा. देखिए, ये सब बताने का जो मेरा कारण है वो सिर्फ ये है कि अगर हम फोर्स को अलग अलग डायरेक्शंस में अप्लाई करते हैं तो हमें अलग अलग इफेक्ट्स दिखते हैं, राइट? सो व्हाट आर द वेरियस डायरेक्शंस इन विच वी कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी सरफेस. लाइक ये जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है, हम किसी भी सरफेस पे कितने तरीकों से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? तो हम ये बोलेंगे हम बहुत सारे तरीकों से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और हर फोर्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स will show a different effect.
ठीक है, हमें अलग सा इफेक्ट आता है। जैसे सपोज इसमें एक और चीज है, सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यू नो इट इज लाइक दिस, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है विच इज केप्ट ऑन अ सरफेस, ये भी फिर से एक सरफेस पे पड़ा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर फोर्स अप्लाई करती हूँ, यू नो समवेयर बिटवीन द सेंटर ऑफ इट्स हाइट, अगर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ एंड द फोर्स इज सफिशिएंट दैट इट कैन मूव द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा। ठीक है, उतना फोर्स लिया मैंने, मतलब इतना कम फोर्स नहीं लेना कि वो उसको मूव ही ना कर पाए। आई हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज नीडेड to displace this object which is originally kept at rest. Then if I will apply that force, I will see the effect. मुझे effect नजर आएगा। ये जो एक object है जिसका कुछ एक mass है, ये जो object है ये किसी एक value of acceleration से accelerate कर जाएगा। That means its state is going to change under the effect of this force. लेकिन अब अगर force मैं यहाँ apply करने की जगह बिल्कुल इसके एज पे अप्लाई करती हूँ, बिल्कुल इसके पूरे जो हाइट का जो एज पॉइंट है, जो बिल्कुल पॉइंटेड पॉइंट है, अगर मैं यही फोर्स यहाँ पर अप्लाई करने की जगह यहाँ अप्लाई करती हूँ, यहाँ अप्लाई करती हूँ, तो एक और पॉसिबिलिटी है मेरे पास। वो पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, सपोज पहले यहाँ पर था ऑब्जेक्ट और ये इसकी नई पोजिशन है, जो डिस्प्लेस, जो फोर्स अप्लाई करने के बाद जब ये डिस्प्लेस होता है तो ये अचीव करता है। अभी क्या था कि यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपके पास ये वाला फोर्स था, विच इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट विच इज समवेयर अकॉर्डिंगली इन द सेंटर ऑफ द हाइट। लेकिन अगर मैं फोर्स का जो पॉइंट है वो चेंज कर देती हूँ, मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज करती हूँ, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां डिस्प्लेस होने की जगह इस तरह से गिर जाए। इट इज पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग दिस पोजीशन, ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा एक्वायर कर ले एंड इट फाइनली कम्स टू इस तरह से वो गिर जाए और फाइनली ये ग्राउंड पर अपने हाइट के लॉन्ग it lies down like this. Finally it lies down, something which is of this shape. If you are going to apply a force at this point, then it is possible that instead of being displaced, it simply moves and lies down on the surface like this. ऐसा भी होता है। तो फोर्स के डायरेक्शन और उसके पॉइंट पर डिपेंड करते हुए हमें अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा जी, अब इन सब फोर्सेस में से हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ फोर्स है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। दिस इज थ्रस्ट। आप हर फोर्स को, एवरी फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन अ सरफेस, उसे थ्रस्ट नहीं कह सकते हैं। हम इन सब फोर्सेस में से किसी एक तरह के फोर्स को थ्रस्ट का नाम देते हैं। लेट्स सी विच इज दैट फोर्स। एनी फोर्स विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द surface on which it is acting, perpendicular, the force has to be perpendicular on the surface, then it is called thrust. देखिए, आपके पास एक सरफेस है, कोई भी सरफेस लीजिए, ये आपके पास ग्राउंड का सरफेस भी हो सकता है, ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस भी हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है। ठीक है, द पॉइंट इज दैट यू नीड टू हैव अ सरफेस ऑन विच द फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। तो अभी ये आपके पास एक सरफेस है, राइट? And this is the force which is acting on it. This is one possible kind of force. I'll say one possibility of the direction of force which is acting on the surface. So if the force which is acting, because force is a vector quantity, it has a direction associated to it. So if the direction of the force is such that the force is making 90-degree angle with the surface on which it is being exerted, right, 90 degree, this is perpendicular force acting on a surface, then the force is called thrust. ठीक है, तो आपके पास जो thrust होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली फोर्स ही होता है, लेकिन आप हर फोर्स को थ्रस्ट नहीं कह सकते। आप केवल उसी फोर्स को थ्रस्ट कह सकते हैं जो फोर्स आपका किसी भी सरफेस के 90 डिग्री एक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यू हैव दिस सरफेस, अगर हम ये बोलते हैं कि ये फोर्स की जगह मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आई हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, और अगर मास है तो
उस मास से एसोसिएटेड उसका एक वेट भी होगा, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का मास है उसका वेट भी होगा। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मान लो मैंने मास ले लिया m, तो इसका जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, वेट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड acceleration due to gravity. This is your weight. Now what is the point from where the weight is going to act and in which direction is it going to act? The weight is going to act vertically in the downward direction from the center of gravity of this body. तो आपके पास जो भी इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो आपके पास जिस सरफेस पे भी हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है, इस ऑब्जेक्ट के वेट के वजह से this object is going to exert a force on this surface on which it is kept, right? तो आपके पास जो ये फोर्स है, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वेट हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो आपके पास जो वेट है, क्योंकि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट थ्रस्ट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जहां पर भी आप ऑब्जेक्ट के वेट की बात करें, क्योंकि वेट हमेशा किसी भी सरफेस पे जब आप रखेंगे, द वेट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि वेट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही ऐसी होती है। देखिए बाकी कोई भी जो दूसरे फोर्सेस होते हैं जो वेट्स नहीं है, उनकी डायरेक्शन आपकी कोई भी हो सकती है। That can be any force. Suppose I am applying a force in this direction, horizontal direction, तो ऐसा भी एक फोर्स हो सकता है। तो फोर्सेस की डायरेक्शन तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वेट आपका एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसके वजह से वो हमेशा जिस सरफेस पे एक्ट करेगा उसके साथ ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल बना ही लेगा। तो आप ये कह सकते हैं दैट थ्रस्ट is nothing but the weight which is acting on a surface. So thrust is nothing but the weight. तो आपको मेन बात बस ध्यान में ही रखनी है कि हम थ्रस्ट किसको बोल सकते हैं। हम थ्रस्ट सिर्फ उस फोर्स को बोल सकते हैं जो उस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है जिसपे भी वो एक्सर्ट हो रहा है, राइट। अच्छा, आपके पास जो ये थ्रस्ट है, क्योंकि ये फोर्स ही है तो इसके यूनिट्स तो वही चलेंगे जो फोर्स के यूनिट्स होते हैं। दैट मीन्स फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन्स, और जो उसका सीजीएस यूनिट होता है वो होता है टाइम्स। तो आपके थ्रस्ट के भी वही यूनिट्स चलेंगे, न्यूटन्स एंड टाइम्स। लेकिन अब हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो थ्रस्ट है इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द थ्रस्ट, ठीक है। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फिलहाल व्हाइल वी आर डिस्कसिंग प्रेशर, हमारा जो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कन्फाइनमेंट रहेगा कि हम कितने तरह के फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, तो हम केवल उन्हीं फोर्सेस को डिस्कस करेंगे जो थ्रस्ट हैं। दैट मीन्स द वन विच आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच दे आर एक्टिंग, ओके। चलिए अब हमने बात करनी है इफेक्ट्स ऑफ थ्रस्ट की, मतलब थ्रस्ट क्या क्या इफेक्ट लेकर आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बहुत ब्यूटीफुल सा, एक बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। वो एग्जाम्पल रहेगा हमारे सैंड का। सपोज आपके पास एक सैंडी सरफेस है, उस सैंडी सरफेस का जो नेचर है, जैसे हमने व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट फोर्स, जब हम फोर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक बार ये बात डिस्कस करी थी कि अगर आपके पास एक सैंडी सरफेस है एंड यू ट्राई टू वॉक ऑन अ सैंडी सरफेस, देन द वॉक ऑन अ सैंडी सरफेस इज अ लिटिल डिफिकल्ट। Why is it difficult? Because while we are walking or while we are trying to walk on a sandy surface, तो हमारा जो पैर है वो धस जाता है बार बार सैंड में। हम बहुत स्मूथली वॉक नहीं कर पाते हैं उस पे। द मोमेंट वी ट्राई टू वॉक एंड वी जस्ट पुट आवर फुट ऑन द सैंड, तो हमारा वो पैर धस जाता है। और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि जो आपका सैंड है वो एक रिजिड सरफेस नहीं है, वो एक रिजिड सरफेस नहीं है, वो बिल्कुल ही वो निहायत ही पोरस सरफेस है। आई मीन उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसका कॉम्पोजिशन है वो आपस में स्ट्रांगली बाउंड नहीं है। वो उसमें बहुत सारा एयर ट्रैप है, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल लूज होते हैं। there is a lot of air which is trapped on it. So the surface of the sand is not really acting like a solid lamina. वो एक प्रॉपर सॉलिड की तरह काम नहीं करता। तो जब आप उसके ऊपर पैर रखते हैं, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ पोरोसिटी, वो जो एंटायर सरफेस है, क्योंकि वो एक प्रॉपर सॉलिड है ही नहीं, तो इट इज नॉट एबल टू टेक योर एंटायर वेट। वो आपका पूरा वजन उठा ही नहीं पाती है, ठीक है। एंड इट इज जस्ट एबल टू टेक अ फ्रैक्शन ऑफ योर वेट।
और जितना फ्रैक्शन वो वेट बर्दाश्त कर सकती है आपका, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो एक रिएक्शन जनरेट कर देती है. एंड दैट रिएक्शन, बिकॉज दैट रिएक्शन इज लेस देन योर वेट, because that reaction is somewhere less than the force which is being exerted on the surface of sand, इसी की वजह से आपको चलने में दिक्कत होती है. आप चल पाते हैं फिर भी, you are able to walk, that reaction helps you to walk, but that reaction is insufficient, तो you find it difficult. और इसी वजह से उस insufficiency की वजह से आप ये देखते हैं कि आपका जो पैर है वो धंस जाता है. ठीक है, अगर आपको वॉकिंग ऑन द सैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझना है तो आई एडवाइज कि आप मेरा एक बार वो वीडियो जरूर रेफर करें जहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है दैट व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड. अभी हम उसके आगे कुछ और इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करने वाले हैं. तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिया है सैंडी सरफेस. अभी सैंडी सरफेस पे सबसे पहले हम यही चीज अज्यूम करते हैं कि सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू वॉक ऑन अ सैंडी सरफेस. जैसे आपके पास ये पर्सन है, यू नो, ही इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन एंड ही इज ट्राइंग टू वॉक ऑन द सैंडी सरफेस. तो जाहिर सी बात है हम सब भी कभी ना कभी वॉक कर चुके हैं, तो हमारा वही अनुभव रहता है जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा पैर उसमें धंस जाता है, बिकॉज द सैंड बिलो आवर फीट दैट टेंड्स टू सिंक. ठीक है, वो इसलिए सिंक करती है क्योंकि वो हमारे वेट के बराबर रिएक्शन नहीं पैदा कर पा रही होती है, और इसलिए जो एक्सेस वेट है हमारा वो हमारे पैर के नीचे के सैंड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर देता है, तो वो नीचे मूव कर देते हैं. और ये जो अंदर पैर का जो अंदर पेनिट्रेशन का जो प्रक्रिया रहता है, जो पैर आपका धंसता है सैंड में, वो कब तक धंसता है? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही इट कंटिन्यूज एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड यू कंटिन्यू टू गो डाउन. ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा सा जाता है उसके बाद रुक जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द सैंड, तो जब तक तो सैंड में पोरोसिटी है तब तक तो वो आपका वेट की वजह से धंस जाएगा. लेकिन जैसे आप उसको दबाते हैं, व्हेन द सैंड पार्टिकल्स आर बीइंग प्रेस्ड बाय योर फीट, द सैंड पार्टिकल्स दे टेंड टू कम क्लोज. वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने की वजह से उनके बीच का जो एयर है वो सारा एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है. सो पॉसिबली नाउ इट बिगिंस टू बिहेव लाइक अ सॉलिड लेमिना, एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन इट इज एबल टू टेक योर एंटायर वेट. वो आपका पूरा का पूरा वजन उठा लेती है और वो आपके वजन के बराबर का रिएक्शन देती है, इसलिए आपका पैर और ज्यादा नहीं धंसता. इट सीजेस टू सिंक फर्दर, राइट. उसके बाद आप अपना पैर निकालते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं. दिस इज हाउ द फिनोमिना कंटिन्यूज. ये आपका एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होता रहेगा जैसे जैसे आप सैंड पे पैर रखेंगे. लेकिन हमने एक चीज और भी एक्सपीरियंस करी है. ये तो था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर ट्राइंग टू वॉक ऑन सैंड. But what if we are not trying to walk on the sand and we just lie down on sand? ऐसा भी होता है. आप कहीं सी बीचेस पे गए होंगे तो इट्स अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस. यू मस्ट हैव सीन पीपल लाइंग डाउन ऑन द बीच. तो अगर यही चलता हुआ इंसान बीच पर थोड़े समय के लिए लेट जाता है तो उसका बॉडी पेनिट्रेट नहीं करता है सैंड में. देखिए, ये हमारे पास एक दूसरा केस है. दिस इज योर केस नंबर ए, व्हेन द पर्सन इज ट्राइंग टू वॉक on the sandy surface, and this is case number B, when the same person is now lying down on the sand. ठीक है, इस केस में हम क्या देखते हैं? इस केस में हम क्या देखते हैं कि यहां पर आपका जो सैंड है वो पेनिट्रेट नहीं करता. यहां पर आपका वॉकिंग की प्रक्रिया में जब आप चलने की कोशिश करते हैं तो आपका सैंड पेनिट्रेट करता है, आपका सैंड सिंक करता है, और इनफैक्ट आपका पैर पेनिट्रेट कर जाता है. लेकिन यहां आप देखते हैं, व्हेन यू आर लाइंग डाउन ऑन द सैंड, इन दैट केस आपका जो बॉडी है वो सैंड के अंदर नहीं धंसता. आप स्टेबल रहते हैं उस पर, जस्ट लाइक ऑन एनी अदर सर्फेस. ऐसा नहीं है कि हम सैंड पे गए और हम अंदर धंस गए और फिर बड़ी एफर्ट से हमने बाहर निकाला, वी चेंज योर पोजीशन. नथिंग लाइक दैट. So when you are lying down on the sand, nothing like that will happen. No sinking of sand, nothing like that will happen. And you will see that lying down on sand is just like lying down on any other surface, right? So we just want to understand that what is the difference, what is the reason behind this difference in the observation. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि चलते वक्त वो आपका जो सैंड है वो सिंक कर रहा है, लेकिन जब आप लेट रहे हैं तो आपका जो सैंड है आपकी बॉडी के नीचे का वो सिंक नहीं कर रहा है. इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण क्या है, दोनों सिचुएशंस में एक चीज नहीं बदल रही है. वो है कि जो भी सैंड के ऊपर वेट आ रहा है, जो सैंड के ऊपर वजन आ रहा है, वो तो नहीं बदल रहा. द सेम पर्सन वॉज अर्लियर in case A, the same person was walking and now the same person is lying down. तो ये तो जो आपके पास सैंड के ऊपर एक्सर्ट किया जा रहा है वेट, सैंड इज द सर्फेस दिस टाइम,
तो जो भी वेट उस पर एक्सर्ट किया जा रहा है वो वेट तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट का वेट है। तो यहाँ पर आपके पास जो वेट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो आपके पास क्या है, द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही वेट आपके पास यहां पर भी एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स द थ्रस्ट विच इज एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑन बोथ द केसेस इज द सेम। अभी मैं वर्ड थ्रस्ट यूज कर रही हूं जिससे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए दैट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस अबाउट विच वी आर डिस्कसिंग, राइट। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो ये फोर्स है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है क्योंकि ये वेट है और इसलिए थ्रस्ट है, और ये दोनों केसेस में आपके पास सेम है। तो जब आपके पास सैंड केस ए में भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है जितना कि वो केस बी में एक्सपीरियंस कर रही है, तो केस बी में सॉइल जो आपका सैंड है वो सिंक क्यों नहीं कर रहा? आपको क्यों ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आपकी बॉडी सिंक कर रही है या आपकी बॉडी पेनिट्रेट कर रही है? ऐसा नहीं फील हो रहा। ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा? जबकि आपके पास फोर्सेस तो सेम है, आपके पास एक चीज डिफरेंट है। ये हमारे पास डिस्कशन आएगा इफेक्ट्स ऑफ थ्रस्ट का, कि अभी क्या हो रहा है कि द कॉन्टैक्ट एरिया विच इज कमिंग between your person's feet and the sand, there is an area which is coming between the person's body and the sand, वो दोनों केसेस में डिफरेंट है। पहले केस में एरिया क्या चीज है? एरिया इज द एरिया विच इज मेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द पर्सन्स फीट। उसके पैरों का जितना एरिया होगा वही एरिया है। अब इन पैरों के थ्रू उसकी बॉडी सैंड के कांटेक्ट में आ रही है, और यहाँ पर जो आपके पास एरिया है वो उसकी पूरी बॉडी है। द एंटायर person, the person is lying down on the surface of the sand. That means his entire body surface, the entire area is now going to act as that area which is coming in contact with the soil. तो यहाँ उसके पूरी बॉडी का एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ केवल उसके पैर कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो ये वाला केस है, when the person is standing, यहाँ पर जो वेट है पर्सन का दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया। वेट तो सेम है दोनों केसेस में, बट इन केस ए द वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया, एंड यहां पर इन केस बी द वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर सच अ लार्ज एरिया। तो दोनों केसेस में एरिया आपके डिफरेंट है। दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर आप ये क्वांटिटी निकालें, फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप ये क्वांटिटी निकालते हैं, यहां से आपको इस फोर्स ने क्या और कितना इंटेंस इफेक्ट पैदा किया है वो पता चल जाएगा, राइट। तो जहां पर आपके पास एरिया कम है, वहां पर ये जो पूरा फ्रैक्शन है F/A, ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एरिया कम है, जैसा कि आपके पास केस ए में है, when the area is very less, then this fraction force by area which is force per unit area, ये आपका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में, केस नंबर बी में, जहां पर आपके पास एरिया, ये एरिया बहुत ज्यादा है बिकॉज पर्सन का एंटायर बॉडी आपका सैंड के टच में आ रहा है, तो जहां आपका एरिया बहुत ज्यादा है वहां पे फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। तो जहां पर फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, वहां पे फोर्स पर यूनिट एरिया आपका कम हो जाता है। मतलब इस केस में यूनिट एरिया, देखिए यहां पर कोई भी एक यूनिट एरिया समझते हैं आप। देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स बेसिकली हैं तो दोनों फोर्सेज ही। अगर आप एक सिंपल फोर्स की बात करें विच इज mg, और mg/a की बात करें, मतलब पर यूनिट एरिया क्या फोर्स है, वो भी है तो फोर्स ही, ठीक है ना। तो जहां पर आपके पास यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो गया, मतलब कि यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, माने यूनिट एरिया की जो सैंड है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो फोर्स ही कम है। वो इतना फोर्स है कि वो बर्दाश्त कर पा रही है, इट इज एबल टू विथस्टैंड दैट फोर्स बिकॉज दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज रिड्यूस्ड नाउ। तो उतनी एरिया की जो सैंड है वो प्रॉपरली विथस्टैंड कर पा रही है वेट को, एंड
equivalently according to Newton's third law of action and reaction it is able to generate an equal and opposite reaction also। तो आपकी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में रह रही है, आपकी बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह रही है। सैंड आपके उतने से वजन की वजह से सिंक नहीं कर रही है, क्योंकि उतना वजन वो बहुत आसानी से बर्दाश्त कर पा रही है। यहां पर केस डिफरेंट है, यहां पर आपका एरिया कम है, तो आपका फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स यूनिट एरिया जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो बहुत ज्यादा है। वहां पर यूनिट एरिया जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो बहुत कम था। देखिए यूनिट एरिया, जैसे आपके पास कोई एक यूनिट एरिया है, आपके पैर का एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, वो जो कांटेक्ट मेंटेन कर रहा होगा सॉइल के साथ, सैंड के साथ, वो एक यूनिट एरिया बनेगा, छोटा सा हिस्सा यूनिट एरिया। तो वो यूनिट एरिया के अंदर जितनी भी सॉइल है, इस केस में बहुत इंटेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि ज्यादा आ रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इस केस में बहुत ज्यादा आ रहा है। और यहां पर वो एक यूनिट एरिया के अंदर की जो सैंड है वो बहुत कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। तो यहां पर क्योंकि आपका फोर्स पर यूनिट एरिया कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो बहुत ज्यादा है, वो इतना ज्यादा है कि यहाँ की जो सैंड है इट इज नॉट एबल टू विथस्टैंड दैट वेट, वो नहीं इतना ले पा रही है वेट, जिसकी वजह से वो सिंक कर जाती है। it is generating a reaction according to the Newton's law of action and reaction। ऐसा नहीं है कि इस एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं आएगा रिएक्शन, पर वो रिएक्शन कम है, वो रिएक्शन जो है वो वेट के बराबर नहीं है, because it is able to take or withstand only a fraction of the entire weight of the person's body। जितना वो वेट बर्दाश्त कर पा रही है वो उतना ही ले रही है, और उसके बराबर वो रिएक्शन भी जनरेट कर रही है। रेस्ट ऑफ द फोर्स in the downward direction is being utilized in moving the sand particles in the downward direction। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्योंकि इन सैंड पार्टिकल्स को, हमारे पैर के नीचे के सैंड पार्टिकल्स के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। अनबैलेंस्ड मतलब जो कटा नहीं, जो कैंसल आउट नहीं हुआ, ठीक है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स उसको एक्सेलरेट कर देगा। यहां पर क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास यूनिट एरिया के अंदर की जो सैंड है, वो सैंड जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, इट इज एबल टू विथस्टैंड दैट, इट इज वेरी इजीली एबल टू विथस्टैंड दैट फोर्स, बिकॉज दैट फोर्स इज नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, वो उसको विथस्टैंड कर लेती है पूरी तरह से, और उतना ही उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन भी जनरेट कर लेती है, जो कि हमारी बॉडी भी आता है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों जो इस केस में आएंगे वो आपके पास वेट के अकॉर्डिंग आएंगे। तो हमारे पास कोई सैंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिंक कराने वाला अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, इसलिए यहां पर सिंकिंग नहीं होती है, हमारी बॉडी धंसती नहीं है अगर आप इस पोजीशन में सैंड पर होगे। लेकिन अगर आप इस पोजीशन पे हो, स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो आपका पैर धंस जाएगा। राइट, सो इट इज ऑल अबाउट द गवर्निंग थिंग इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना ज्यादा है। एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि फोर्स कितना इफेक्ट डाल पाएगा किसी चीज पर। ठीक है, देखिए फोर्स तो उतना ही है, लेकिन वो फोर्स किसी भी चीज पर असर कितना डाल रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि हमने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपके पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है तो फोर्स ज्यादा असर डालेगा। ठीक है, और अगर आपके पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है तो फोर्स का असर कम हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। तो हमारे पास जो ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, दिस इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, इसको हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर बेसिकली है क्या, ये है तो एक फोर्स ही, प्रेशर है तो फोर्स ही एक तरह का, बट इट इज दैट फोर्स विच इज एक्सर्टेड इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, तो एक यूनिट एरिया कितना फोर्स महसूस कर रहा है वो क्या होता है, वो प्रेशर होता है। तो आपके पास सेम फोर्स के साथ एसोसिएटेड डिफरेंट प्रेशर्स हो सकते हैं अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिफरेंट है तो, जैसे कि इस सिचुएशन में था। ऐसे बहुत सारे आपके पास केसेस पॉसिबल है, हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए यहां से आपके पास प्रेशर जो है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, तो बहुत इजीली आप प्रेशर के यूनिट्स भी डिराइव कर सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट है आपका न्यूटन, और एरिया का यूनिट सपोज आप मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो आपके पास जो प्रेशर का एक यूनिट निकलेगा, जो उसका ऐसा यूनिट निकलेगा, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास सीजीएस यूनिट भी आ जाएगा इसका, दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सीजीएस यूनिट है और ये आपका एसआई यूनिट है। अच्छा जी, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम फॉर्मली पास्कल्स बोलते हैं।
सो दिस इज नथिंग बट पास्कल्स। तो आपके पास जो प्रेशर का फॉर्मल एसआई यूनिट चलता है वो पास्कल्स के नाम से चलता है, राइट। इट इज नेम्ड आफ्टर अ सर्टेन साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। तो इसका पास्कल्स भी एक यूनिट होता है जो कि दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास पास्कल्स को एब्रिविएट करते हैं पीए से। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ओके जी, अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की जहां पर हम प्रेशर की यूटिलिटी देखते हैं। हम देखते हैं कि कम प्रेशर या ज्यादा प्रेशर कैसे, चलिए अब हम देखते हैं कि कम या ज्यादा प्रेशर कैसे हमें कुछ सिचुएशंस में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। सपोज आपके पास एक वॉल है, सरफेस एक वॉल है, आपके पास एक नेल है, यू हैव अ नेल, इस तरह से आपके पास एक नेल है, एंड यू वांट टू जस्ट फिक्स दिस, यू जस्ट वांट टू टेक दिस नेल इनसाइड दिस वॉल, आपने इसको इसमें फिक्स करना है। तो आप नॉर्मली कैसे करते हो, हम नॉर्मली कैसे करते हैं, अगर हमारे पास वॉल है और हमें एक नेल उसमें फिट करना है तो विल द नॉर्मल अप्रोच इज दैट वी आर गोइंग टू टेक सम डिवाइस लाइक हैमर और हम उसको यहाँ पे हिट करते हैं, and this is how the nail goes on penetrating inside the wall, and this is how our work is done, right। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो नेल का ये जो एंड है, why is this made very pointed, इसको हम बहुत पॉइंटेड क्यों बनाते हैं या किसी खास कारण से बहुत पॉइंटेड क्यों बनाया गया है। ये पॉइंटेड इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, देखिए नेल को वॉल में जब हमने लेके जाना है तो आपके पास जो ये हेड है, नेल का जो हेड है, फाइनली हमारे काम में तो ये आने वाला है। दिस हेड इज गोइंग टू बी ऑफ सम यूज टू अस। जैसे हमने कुछ हैंग करना होगा तो हम इसके ऊपर हैंग करेंगे। सो दिस इज अ क्वाइट ब्रॉडर सरफेस। तो हमने जो भी हमारा पॉइंट है वो ब्रॉड क्यों नहीं रखा, उसको आगे से इतना पॉइंटेड कर क्यों दिया। पॉइंटेड होने का कारण ये है कि अगर हम इसको पॉइंटेड रखते हैं तो आपके पास, क्योंकि आप फोर्स चाहे आप हैमर की हेल्प से अप्लाई कर रहे हो या जैसे भी अप्लाई कर रहे हो, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑन दिस हेड, राइट। दिस इज योर पॉइंट वेयर यू आर अप्लाइंग द फोर्स। आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास जो आपका नेल है विच यू इंटेंड टू टेक इनसाइड द वॉल और गेट इट पेनिट्रेटेड इनसाइड द वॉल, इस पेनिट्रेशन के लिए आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे फोर्स का हमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़े और हमें फटाफट से ये इफेक्ट मिल जाए। द इफेक्ट इज दैट यू वांट टू सी द नेल बीइंग पेनिट्रेटेड इनसाइड द वॉल, दैट इज योर टारगेट। आपको नेल को वॉल के अंदर पेनिट्रेट कराना है, ये आपका काम है, यही आपका पर्पस है। तो अब क्या होता है कि अगर आपका ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, this is the contact point where your nail is coming in contact with the wall। अगर ये contact point आपका बहुत ब्रॉड होगा, ब्रॉड होने की वजह से एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्रॉड होने की वजह से एरिया बढ़ जाएगा। तो अगर हम ये देखते हैं हमारा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स विच इज एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो अगर आपके पास एरिया बढ़ जाएगा, एरिया आपका बढ़ जाएगा और फोर्स आप थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं जितना आपसे अप्लाई किया जा रहा है, तो आपके पास प्रेशर ज्यादा नहीं आएगा वॉल पे। प्रेशर नहीं आने की वजह से ये पेनिट्रेशन होगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले केस में कहा था कि जब हम सैंड पे खड़े होते हैं, जब एरिया कम है तो सिंकिंग हो जाती है, पेनिट्रेशन हो जाती है व्हेन यू आर इन द स्टैंडिंग पोजीशन। बट व्हेन यू आर लाइंग डाउन तो आपका बॉडी ब्रॉड हो जाता है, पूरा ब्रॉड सरफेस कांटेक्ट में आता है, तो पेनिट्रेशन नहीं हो पाता। वेट तो उतना ही है, फोर्स तो उतना ही है। तो वही बात है कि हम फोर्स तो उतना ही अप्लाई कर रहे हैं जितना हम अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन एफर्ट से, ठीक है ना। हम ह्यूमन एफर्ट से जितना कुछ एक मॉडरेट फोर्स अप्लाई कर सकते हैं उतना ही अप्लाई कर सकते हैं। बट वी हैव टू सी दैट व्हेन इज दिस फोर्स मोर इफेक्टिव। इसकी एफिकेसी ज्यादा कब मिलती है हमें, इसकी एफिकेसी ज्यादा कब मिलती है, ज्यादा तब मिलती है अगर ये एरिया आपका कम कर दिया जाए। अगर ये एरिया कम कर दिया जाएगा जिसकी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो गया, माने कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया आपका ज्यादा हो गया। अगर आपका एरिया कम हो जाएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वो आपकी ज्यादा हो जाएगी, विच इज नथिंग बट प्रेशर। तो प्रेशर वॉल पे ज्यादा हो जाएगा।
ज्यादा प्रेशर से आपका जो ये नेल है ये बहुत इजीली वॉल में पेनिट्रेट हो जाएगा। मतलब आपको उतना ही जितना आप अप्लाई कर सकते हैं फोर्स, आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लेकर आना कहीं से भी, आप उतने ही मॉडरेट अमाउंट ऑफ फोर्स से अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन एरिया वेयर वी आर फाइंडिंग द यूटिलिटी ऑफ प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट, द यूटिलिटी ऑफ लो एरिया वेरी इंपॉर्टेंट, कि एरिया कम करने से काम कितना आसान हो गया हमारा। अच्छा, उसी तरह से आपके पास जो कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि नाइफ है या आपका एक्स है, कुछ भी कोई भी कटिंग टूल होगा, जो उसका ये वाला हिस्सा होगा, ब्लेड वाला जो कटिंग वाला हिस्सा होगा, वहां से भी इट्स वेरी शार्प, इट्स नेवर केप्ट ब्लंट, यू नो, बिल्कुल मोटा नहीं रखते हैं हम वहां से बहुत पतला और शार्प रखते हैं। क्योंकि शार्प रखने से क्या बेनिफिट होगा, सेम बेनिफिट होगा हमें, कि शार्प रखने से देखिए यहाँ से, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर। और प्रेशर आपके पास एक ह्यूमन एफर्ट का, मतलब आप ये जितने भी टूल्स डिजाइन करते हैं वो अपने कंफर्ट के लिए डिजाइन करते हैं, आप ये इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि ह्यूमन एफर्ट को कम कर दिया जाए और काम आपका आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू गोइंग टू अप्लाई द फोर्स। तो अगर हम फोर्स अप्लाई करें और हमारा काम फिर भी ना हो, तो फिर इस टूल को डिजाइन करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करें, एंड फॉर वट एवर यूटिलिटी वी आर यूजिंग दिस टूल, वो काम हमारा बहुत आसानी से अकम्प्लिश हो जाए। तो अभी कटिंग टूल है, तो मतलब हमारा काम है कि वी वांट टू कट समथिंग फ्रॉम दिस, बीट वेजिटेबल्स, बीट एनीथिंग। तो वो आसानी से कैसे हो सकता है, अगर आपका कटिंग एज बहुत ही शार्प है, जिसके वजह से कटिंग एज के बीच में और यहाँ पर जिस पे भी ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, आप जो भी चीज काट रहे हैं, दैट इज द सर्फेस ऑन विच द फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड, उनके बीच में जो सर्फेस एरिया है वो एरिया बहुत ही कम हो गया है। तो अगर वो एरिया बहुत कम हो जाता है तो आपके नॉर्मल से फोर्स से आपका काम आसानी से हो जाएगा, बिकॉज दिस टूल विल बी एबल टू पेनिट्रेट दैट सर्फेस विच इट इज इंटेंडिंग टू कट। ठीक है, ये टूल किसी भी सर्फेस को तभी काट पाएगा अगर वो उसमें पेनिट्रेट हो पाएगा। और इजी पेनिट्रेशन के लिए हमने सरफेस एरिया कम रखा हुआ है, ताकि हमारे मॉडरेट फोर्स से एक अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जाए उस पर और वो कट जाए। You know, whatever thing we are intending to cut, that can be cut very easily. Okay? अच्छा जी, अभी इन दोनों एग्जांपल्स में तो हमने डिस्कस करा कि जो लो सरफेस एरिया है विच इज क्रिएटिंग हाई प्रेशर, वो किस तरह से एडवांटेजियस है। उसी तरह से कई सिचुएशंस में हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया भी एडवांटेजियस होता है। ठीक है, हर जगह हमें लो सरफेस एरिया नहीं चाहिए, कई जगह पर ज्यादा सरफेस एरिया हमें फायदा देता है। लेट्स सी हाउ। जैसे आपकी बुक्स में बहुत एक कॉमन एग्जांपल दिया होता है, वो होता है रेलवे ट्रैक्स का। अगर आप कभी भी रेलवे स्टेशन गए हैं तो आपने रेलवे ट्रैक्स को अगर ऑब्जर्व किया है, तो रेलवे ट्रैक्स में बेसिकली आयरन रेल्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी ट्रेन चलती है। ठीक है ना, तो ये रेलवे ट्रैक के ऊपर जिसके ऊपर ट्रेन चलनी है, मतलब इन रेलवे ट्रैक्स ने अपने ऊपर इतना भार अभी बेयर करना है, एंड दीज आर डायरेक्टली केप्ट ऑन द ग्राउंड। बट दिस इज योर नॉर्मल आइडिया कि हाँ ये डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर नहीं होते हैं। इनके साथ ग्राउंड पर वुडन स्लीपर्स बिछे होते हैं। यू नो, दिस इज वुडन स्लीपर्स विच आर लेड डाउन जस्ट बिलो द आयरन नेल्स, ये दीज रेल्स, इन रेल्स के नीचे हमारे वुडन स्लीपर्स होते हैं। वुडन स्लीपर्स का पर्पस क्या है? वुडन स्लीपर्स का पर्पस सिर्फ ये है कि वो हमारे ग्राउंड के साथ सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। कारण ये है कि इन रेल्स के ऊपर से इतनी हैवी ट्रेन निकलनी है। ठीक है, उस हैवी ट्रेन की वजह से, क्योंकि ये जो रेल्स है, रेल्स का सरफेस एरिया तो बहुत कम है, दीज आर इतनी वाइड रेल्स हैं आपकी, एंड दीज आर डायरेक्टली, इफ दे आर अलाउड टू डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड के ऊपर बहुत इंटेंस प्रेशर एक्सर्ट कर देंगी। भाई एरिया कम है तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा, तो फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। मतलब ट्रेन के वजन की वजह से ग्राउंड के ऊपर इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी जो ये रेल है ये सिंक कर सकती है किसी पॉइंट से, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। किसी जगह से ग्राउंड आपका सिंक कर गया तो आपका जो रेल्स है उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, जिसके वजह से डिरेलमेंट भी हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेबल नहीं रह सकता सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ देयर वर नो वुडन स्लीपर्स प्लेस्ड बिलो द रेल्स। तो हम वुडन स्लीपर्स, बहुत ब्रॉड वुडन स्लीपर्स को इन रेल्स के नीचे बिछाते हैं, सो दैट द एरिया ऑफ द एंटायर यूनिट, यू नो, इन टोटलिटी आपका एरिया बढ़ जाए।
कि अभी ग्राउंड के साथ टच में आने वाले केवल ये रेल्स नहीं हैं, वो वुडन स्लीपर्स भी हैं। वुडन स्लीपर्स जो कि रेल्स के टच में है, तो पूरा एक यूनिट बन जाता है, वो पूरा एक यूनिट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास ओवरऑल एरिया बढ़ गया है। दैट मीन्स नाउ द वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया। क्योंकि वेट अब बहुत लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ग्राउंड पर ज्यादा प्रेशर नहीं जाएगा। हमारा पर्पस ये है कि ग्राउंड पर ज्यादा प्रेशर ना जाए। ट्रेन अगर कभी भी इसके ऊपर से गुजरे तो उसके नीचे की जो जमीन है वो सिंक ना कर जाए ट्रेन की वजह से। दैट इज अ पर्पस। तो वो सिंकिंग को रोकने के लिए हमें एरिया बढ़ाना पड़ता है। तो हम एरिया ऐसे करके बढ़ाते हैं। वी प्लेस द वुडन स्लीपर्स बीनीथ द आयरन रेल्स विच आर केप्ट फॉर द ट्रेन टू क्रॉस, राइट। तो ये हमारी एक पर्पस है जहां पर हम देखते हैं कि ज्यादा एरिया हमारे काम में आ रहा है। पहले एग्जांपल्स में हमने देखा था कि दैट हाउ प्रोविजन ऑफ वेरी लेस एरिया वाज हेल्पिंग अस। नाउ वी आर सीइंग दैट हाउ द प्रोविजन ऑफ लार्ज एरियाज इज हेल्पिंग अस टू कीप द ग्राउंड स्टेबल। उसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि जब हम कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो आपके पास बिल्डिंग्स में वॉल्स बनती हैं। कुछ भी बनेगा तो अलग अलग वॉल्स कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होंगी। वो वॉल्स आर देयर टू विथस्टैंड द वेट ऑफ द एंटायर बिल्डिंग, ठीक है। इन वॉल्स के ऊपर आपके पास रूफ्स एस्टैब्लिश की जाएंगी, धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो दैट मीन्स वॉल्स आर द वंस विच आर गोइंग टू विथस्टैंड द वेट ऑफ द एंटायर बिल्डिंग, ठीक है। क्योंकि वॉल्स ही वो चीज है जो कहीं ना कहीं ग्राउंड के टच में आ रही है। देखिए, हमारे घर की या किसी भी बिल्डिंग की छत तो डायरेक्टली टच में नहीं आ रही है ग्राउंड सरफेस के टच में आने वाली चीज आपकी वॉल्स है। तो वॉल्स खड़ी करने से पहले हम एक बहुत बड़ा फाउंडेशन एरिया बनाते हैं। जब भी हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, बी इट एन ऑफिशियल बिल्डिंग और एनी हाउस और समथिंग, तो हमें सबसे पहले बहुत ब्रॉड फाउंडेशन एरिया एक बनाना पड़ता है, एक नींव बनानी पड़ती है उस बिल्डिंग की, और उसके ऊपर हम वॉल्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका काम रहता है फाउंडेशन बनाना। इस फाउंडेशन का काम भी वही है कि आपको ग्राउंड के साथ जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब पूरी बिल्डिंग का वजन अब ग्राउंड पे आने वाला है। तो वी जस्ट वांटेड टू फिगर आउट अ वे with the help of which the entire weight of the building is concentrated over a large area। हमें बिल्डिंग के पूरे वजन को बहुत लार्ज एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कराना है। इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया, क्योंकि स्मॉल एरिया भी अगर रिस्ट्रिक्ट होगा तो वही प्रॉब्लम होगी। आपके पास जहां भी घर बना है वो घर की जमीन धंस जाएगी और समय आने पर बिल्डिंग भी टूट जाएगी आपकी, ठीक है। तो उसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, घर की नींव को, किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए दिस इज वेरी एसेंशियल कि हम पूरा जो उसका सरफेस है विच इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, उस सरफेस को बढ़ा दें पहले, ठीक है। तो हम वो इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि द फोर्स विच इज एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज मिनिमाइज्ड, ताकि ग्राउंड बहुत इजीली विथस्टैंड कर पाए बिल्डिंग के वेट को, right? So this is one very important way of forming stable buildings, right? So this was a slight idea about pressure. अभी इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।